नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं रतन टाटा जी के बारे में और उनका एक बड़ा ही फेमस कोट है, उससे स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। देखिए, मैं विश्वास नहीं रखता राइट डिसीजन लेने में। मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसको राइट बनाने के लिए जी जान लगा देता हूँ। दोस्तों, ये 1991 से 2012 के बीच टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं और उसके दौरान कंपनी बड़े ही मुश्किल के दौर से भी गुजरी है, क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसमें अपनी इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस किए गए थे। 1991 में ही इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को ओपन किया था फॉरेन ट्रेड के लिए। देखिए, उसकी वजह से काफी सारे नए प्लेयर मार्केट में आए जो अपने डोमेस्टिक बिजनेस थे, उनको काफी टफ कंपटीशन दिया। देखिए, 1992 से 2005 के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 316% से बढ़ा है। देखिए, 1991 में इंडिया का जीडीपी था $266 बिलियन, जो 2018 में बढ़कर 2.3 ट्रिलियन पर पहुंच जाता है। और दोस्तों, ये 21 साल के टर्नओवर में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 40 गुना से बढ़ा है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 50 गुना से बढ़ा है। और दोस्तों, ये वर्ल्ड के ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो अपने प्रॉफिट का 60 से 65% डोनेट कर देते हैं ईयर में। आइए दोस्तों, थोड़ा उनके जीवन के बारे में देखते हैं कि उनका जो बचपन है कैसा रहा है। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था, जो आज के दिन मुंबई है। उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश का राज था। देखिए, इन्होंने बचपन के टाइम में बड़ा स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में। जब ये 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और इनका जो पालन पोषण है इनकी दादी जी के द्वारा किया जाता है। और ये मुंबई से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं चैंपियन स्कूल से, और ये ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वहाँ पर ये रेवेडेल कंट्री स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं 1955 में। और फिर ये आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जो यूनाइटेड स्टेट में है। और इनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद इनको IBM कंपनी से जॉब का ऑफर आता है, बट ये डिनाई कर देते हैं। और फिर रतन टाटा जी अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं 1962 में टाटा स्टील के डिवीजन में एज ए असिस्टेंट के तौर पर। और बाद में ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री लेते हैं 1975 में। और 1971 में रतन टाटा जी अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, जो एक टाटा की ही कंपनी थी। और उसको सफलतापूर्वक रन करने के बाद फिर इनका ट्रांसफर कर दिया जाता इम्प्रेस मिल में, जो एक टेक्सटाइल प्लांट था जो फेल होता जा रहा था 1977 के दौरान। बट इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है टाटा एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा और उस प्लांट को शट डाउन कर दिया जाता है। और फिर 1991 में रतन टाटा जी को JRD टाटा के बाद कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। एक्चुअली इस टाइम पर कंपनी ने बड़े ही चैलेंज का सामना करना था, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट को ओपन कर दिया था और काफी सारे बिजनेसेस बाहर से इंडिया में एंटर हो रहे थे। FDI का इनफ्लो ज्यादा हो रहा था। देखिए, 2000 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को कन्विंस किया इटली कंपनी को बाय करने के लिए, जो टी प्रोडक्ट्स बनाती है। और आज के दिन ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर है आफ्टर यूनिलीवर। देखिए, रतन टाटा ने जैगुआर एंड लैंड रोवर को बाय किया 2008 में। एक्चुअली इसकी भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, ये टाटा मोटर्स का तो इनका प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा था। ये पैसेंजर व्हीकल में एंटर करने की सोचते हैं और रतन टाटा जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और 1998 में एक कार लॉन्च करते हैं इंडिका, बट इस कार को उम्मीद के अनुसार सक्सेस नहीं मिलती। एक्चुअली इनका ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और फिर ये 1 साल के अंदर ही अपने जो पैसेंजर व्हीकल है उस डिवीजन को बेचने के लिए सोचते हैं। और इनकी बातचीत चलती है फोर्ड कंपनी के साथ। और फिर रतन टाटा जी अपने टीम के साथ विल फोर्ड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो उस टाइम पर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन हुआ करते थे। और फिर अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। और हुआ यूं कि विल फोर्ड कहते हैं जिस बिजनेस का ज्ञान नहीं है उसमें एंटर नहीं करना चाहिए और आपकी इस कंपनी को खरीदकर मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। और ये सुनकर रतन टाटा जी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, डील को कैंसिल करते हैं और वापस आकर अपनी कंपनी पर जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। और फिर 2008 का टाइम आता है। ये टाइम था रिसेशन का, बट उस टाइम पर काफी सारी कंपनीज को बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ा। एक्चुअली काफी सारी कंपनीज उस टाइम पर बैंकरप्सी की कगार पर आ जाती है और उनमें से एक लैंड रोवर और जैगुआर भी। और 2008 में मंदी के दौर में रतन टाटा जी फोर्ड के दोनों ब्रांड लैंड रोवर जैगुआर दोनों को खरीद लेते हैं $2.3 बिलियन में। विल फोर्ड का जो कहना था, वो उन्हें कहते हैं कि रतन टाटा जी आपने हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर एहसान किया है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आज के दिन जैगुआर एंड लैंड रोवर दोनों प्रॉफिट में रन हो रही है। और उस टाइम पर इंडस्ट्री में बातें चल रही थी कि टाटा जी अब बर्बाद हो जाएंगे देखना। और दोस्तों, इस प्रकार से रतन टाटा जी ने अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया। एक्चुअली उनका बदला लेने का तरीका ही यूनिक है। और दोस्तों, रतन टाटा की लीडरशिप में ही टाटा नैनो को डिजाइन किया गया। एक्चुअली उनका सपना था हर भारतीय के घर में अपनी एक कार हो जो वो अफोर्ड कर सके।
वो बात अलग है, उसको वो सक्सेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक्चुअली रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ में बड़ा ही योगदान दिया है सोसाइटी को। एक्चुअली टाटा ग्रुप की एक फिलोसफी है, ये कहते हैं बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ प्रॉफिट, इट ऑल्सो अबाउट मेकिंग ए गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और ये रीजन है इसके पीछे कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी में रखते हैं। देखिए रतन टाटा जी को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण से 2008 में, महाराष्ट्र भूषण से 2006 में और असम वैभव 2021 में। ये अपना असम का एक अवार्ड है, क्योंकि वहाँ पर इनका बड़ा ही योगदान रहा है कैंसर केयर को लेकर। देखिए रतन टाटा जी से हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। नंबर 1 है विजनरी लीडरशिप। आपने देखा होगा पूरी केस स्टडी में ये गोल क्लियर और फोकस्ड थे, जो इन्होंने सोचा है वही इन्होंने किया है। अगर ये किसी काम को पकड़ लेते थे उसमें जी जान लगा देते थे एक्चुअली। और इनका मानना है विजन बिकम्स ए रियलिटी इफ गोल इज क्लियर। नंबर 2 है कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अदर बिजनेसमैन को भी सीखना चाहिए इनसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाया जाता है। नंबर 3 है विलिंग टू टेक ए रिस्क। एक्चुअली इन्हें रिस्क लेने की कैपेसिटी थी, इसीलिए इन्होंने जैगुआर एंड लैंड रोवर को एक्वायर किया और उसको फिर प्रॉफिट में भी रन करके दिखाया। देखिए बिजनेस के हर स्टेप पर रिस्क होता है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप उन अपॉर्चुनिटीज को कभी ग्रैब ही नहीं कर पाओगे जो आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाते हैं। विदाउट रिस्क के तो बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और एम्बैरेसिंग फेलियर, ये कहते हैं कि अगर कोई मिस्टेक होती है ना तो उसको एक्सेप्ट करो, तभी आप एक एक्चुअल लीडर हो जब आप अपनी गलती को भी स्वीकार करते हो। रतन टाटा जी ने अपने 53 साल के कैरियर में टाटा नैनो जो प्रोजेक्ट उनका फेल रहा उसको ग्रेटेस्ट मिस्टेक कहा है। टाटा जी ने बताया है कि उसकी कार में कोई कमी नहीं थी, उसकी ब्रांडिंग में कमी रही, क्योंकि कंपनी को चीपेस्ट कार के साथ जोड़ा गया, ना कि अफोर्डेबल कार, और उस पर एक चीप कार का लेबल लग गया, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।